नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोरोना के मद्देनजर एक बड़ा फैसला हुआ है। उत्तराखंड में 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने इस संबंध में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी और 16 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां पर नई कोविड गाइडलाइन आई है और वक्त के लिहाज से ये जरूरी भी है। और बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है और 16 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सिनेमा हॉल खुलेंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ ही उनका संचालन किया जाएगा। लेकिन चूंकि चुनावी माहौल है, ऐसे में एक बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार ने लिया है। हर तरीके की जो रैलियां हैं वो अब उन पर रोक लग गई। पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, ये एक बड़ा फैसला है। इस फैसले में क्या अन्य दलों से कोई विचार विमर्श हुआ था या फिर सरकार ने माना कि ये बहुत जरूरी कदम हो गया है? देखिए, ये उत्तराखंड के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, उसके बाद राज्य सरकार को बड़े प्रतिबंध लगाने पड़े और ये इस दिशा में भी माने जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश भर में जिस तरह से चुनावों का माहौल बना हुआ है, जगह जगह रैलियां चल रही हैं, बड़ी भारी संख्या में गैदरिंग वहां हो रही है। उस लिहाज से जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई तरह की जो रैलियां हैं वो स्थगित करनी पड़ेगी तमाम राजनीतिक दलों को। हालांकि सरकार ने अपनी ओर से निर्णय लिया है। सरकार ने जो एसओपी जारी की है उसमें राजनीतिक रैलियों का शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, इवेंट होते हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं, इस तरह के कोई भी कार्यक्रम 16 जनवरी तक पूरी तरह से स्थगित रहेंगे। यानी कि उसमें सभी चीजों को शामिल कर लिया गया है, राजनीतिक रैलियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। लेकिन क्योंकि ये भी एक बड़ी बात है कि अब देखिए उत्तराखंड में तमाम जो कार्यक्रम है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम जारी हैं, कई तरह की सभाएं उत्तराखंड में की जा रही हैं। लेकिन अब जो एसओपी आज जारी की गई है उसके बाद क्या जो राजनीतिक दलों ने अपने ऐलान किए थे, जो राजनीतिक दलों ने अपनी रैलियां रखी थी, वो स्थगित करेंगे या नहीं करेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ हम कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बॉर्डर एरियाज पर चेकिंग पॉइंट बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ ही दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले लोगों के लिए या तो उन्हें डबल वैक्सीन की डोज अनिवार्य कर दी गई है या उन्हें कोरोना की 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके साथ साथ ही सभी जो शैक्षणिक संस्थान है 12वीं तक के जितने भी हैं उन्हें 16 जनवरी तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम जिम, मनोरंजन पार्क, इसके अलावा वाटर पार्क और अन्य सिनेमा हॉल की बात करें तो उन्हें 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें, जो क्योंकि रात में जो कर्फ्यू है, बिल्कुल पंकज हमारे साथ आप बने रहिए। तो एक बार फिर से बता दें दर्शकों को बड़ी खबर यह है कि सभी तरीके के जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उत्तराखंड में उन पर रोक लगाई गई है नई कोविड गाइडलाइंस के मद्देनजर। और ऐसे में जो राजनीतिक रैलियां हैं, जैसा कि पंकज बता रहे हैं कि तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, अब वो उनका क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक तो अब किसी भी तरीके का गैदरिंग वाला कार्यक्रम नहीं हो सकता है और सभी को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। उत्तराखंड में 16 जनवरी तक सभी तरह की जो सार्वजनिक कार्यक्रम उन पर रोक लगा दी गई है। राजनीतिक रैलियों पर भी रोक है। उत्तराखंड सरकार ने एसओपी जारी कर दिया है, राजनीतिक रैलियों का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही साथ जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जो भी सोशल गैदरिंग होती है, उस पर भी रोक लगाई गई है। और ये एक नई गाइडलाइन आई है। शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। तो कोरोना की नई गाइडलाइन सामने आ गई है। और बड़ी खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। चुनाव प्रभारी अरविंद मेनन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और बिना रिपोर्ट का इंतजार किए फ्लाइट से दिल्ली चले गए अरविंद मेनन। गोरखपुर में भाजपा संगठन की बैठक में शामिल हुए थे अरविंद मेनन। उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया था, लेकिन बिना रिपोर्ट का इंतजार किए ही वो आगे निकल गए। और अब जानकारी मिल रही है कि चुनाव प्रभारी अरविंद मेनन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी लापरवाही सामने आई है भाजपा की तरफ से। गोरखपुर में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ने बड़ी लापरवाही की और अब कितनों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। चुनाव प्रभारी अरविंद मेनन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और बिना रिपोर्ट का इंतजार किए ही वो फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो गए और उसके बाद पता चला कि वो पॉजिटिव हैं। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, ये जो इस तरीके की लापरवाहियां होती हैं, बहुतों को अपनी जद में ले लेती हैं।
जी बिल्कुल होते हैं। जिस तरीके से ये खबर आई सामने उसके बाद से लगातार अरविंद मेनन का भी फोन नहीं उठ रहा है और भाजपा की तरफ से भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर बात करें तो गुरुवार को बीजेपी की गोरखपुर क्षेत्र की बैठक थी। इसी बैठक में शामिल होने के लिए चुनाव सह प्रभारी अरविंद मेनन गोरखपुर पहुंचे थे और उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी ली थी। फिर उनको जब कोरोना के लक्षण समझ में आए तो उन्होंने जांच करवाई और जांच करवाने के बाद रिपोर्ट का बगैर इंतजार किए शाम की गोरखपुर की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ गए। कल शाम की वो फ्लाइट से वापस दिल्ली आ गए और जब उनकी रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव निकले थे। हालांकि अभी वो आइसोलेशन में है और घर में ही मौजूद है, लेकिन अब किसी भी तरीके से बोलने से बच रहे हैं। उनका फोन भी लगातार जो है उठ नहीं रहा है। तो जाहिर तौर से बात है कि इस तरीके की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी जोखिम में डालती है। जब अरविंद मेनन को कोरोना के लक्षण लग रहे थे और उन्होंने जांच कराई तो उनको रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था और नजदीकी अस्पताल में संपर्क करना चाहिए था। ये करने के बजाय वो सीधे गोरखपुर से फ्लाइट लिए और दिल्ली आ गए और अब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। तो जाहिर तौर से बात है कि उनके साथ जितने लोग सफर किए होंगे उनमें से भी कई लोग संक्रमित हो सकते हैं या हो गए हों फिलहाल। लेकिन इस तरीके की जो घटना है वाकई में काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, तो यानी कि अविनाश, इस पूरी घटना के बाद बीजेपी के नेता फिलहाल कन्नी काट रहे हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो बीजेपी साफ तौर पे इससे कुछ भी बोलने से जो है बचती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अरविंद मेनन की जो घटना हुई और उसकी जो ऊपर आज जब ये प्रकाश में घटना है तो उसके बाद से लगातार बीजेपी के कोई भी नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि ये घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से संक्रमण लगातार फैल रहा है और इस तरीके से एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए नेता का इस तरीके से कर्तव्य करना वाकई में काफी निराशा करता है। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल उठता है और जिम्मेदारी जिन्हें निभानी चाहिए वही जब ये करेंगे तो फिर क्या होगा। शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी के लिए। और बड़ी खबर मनीष गुप्ता हत्याकांड को लेकर भी आ रही है। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। तत्कालीन इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह समेत 6 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। इस जांच में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। सभी पर हत्या, मारपीट, साक्ष्य छुपाने का आरोप है। 27 सितंबर को गोरखपुर के होटल में मनीष गुप्ता की हत्या की गई थी। और रतीश हमारे साथ जुड़ गए। रतीश, जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल हुई है, क्योंकि मनीष गुप्ता की पत्नी बार बार सवाल उठा रही थी कि विभागीय स्तर पर सहयोग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इस चार्जशीट के बाद क्या ये माना जा सकता है कि सीबीआई के स्तर पर न्याय देने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, देखिए इसमें ये कहा जा रहा था कि लगातार मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता की ये मांग थी कि उन्हें उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की पुलिस पर विश्वास नहीं था। पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठाए थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि गोरखपुर पुलिस अगर इस मामले की जांच करेगी तो उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की गई थी और सीबीआई 8 नवंबर से लगातार इस मामले में आगे बढ़ रही थी और जांच को अंजाम दे रही थी। और इसी के चलते अब जो आरोपी थे उनके खिलाफ चार्जशीट को दाखिल कर दिया गया है। सीबीआई ने काफी पूछताछ करी, गहनता से पूछताछ करी और मीनाक्षी गुप्ता से लगातार जो बातचीत होती रही उसमें वो सीबीआई के रुख को संतोषजनक बताती रही थी। काफी ज्यादा संतोषजनक और काफी उम्मीदें जगाने वाला कम से कम मीनाक्षी गुप्ता और गुप्ता परिवार के लिए ये कदम कहा जा सकता है कि केस काफी सख्त बनाया गया है और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। न्याय पाने की उम्मीदें, जैसा गुप्ता परिवार पहले कह रहा था, काफी ज्यादा जगती हुई दिखती हैं। शुक्रिया आपका रतीश, जानकारी के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। तो मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले में सीबीआई ने दाखिल कर दी है चार्जशीट और इंस्पेक्टर जगत नारायण के अलावा जो 6 आरोपी थे इन सभी पर हत्या, मारपीट, साक्ष्य छुपाने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की गई है। और लखनऊ की अजीत सिंह हत्याकांड की जांच अब एसटीएफ करेगी। गृह विभाग की हाई लेवल की बैठक में फैसला हुआ है। जौनपुर में क्रिकेट खेलता दिखा था धनंजय सिंह और माफिया धनंजय सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है और इस पूरे मामले में एसटीएफ जांच करेगी। लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड की जांच एसटीएफ करेगी। गृह विभाग की हाई लेवल की बैठक में यह फैसला हुआ। जौनपुर में क्रिकेट खेलता हुआ धनंजय दिखा था और धनंजय माफिया पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। तो देखिए, जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए वो क्रिकेट खेल रहा है और अब ये फैसला लिया गया है कि जांच एसटीएफ को सौंपी जाएगी। और चलिए अब बात करते हैं विजय तिलक की। विजय तिलक और एक बड़ी सियासी खबर आ रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश से। कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं इमरान मसूद। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 10 जनवरी को अपने समर्थकों के साथ बैठक उन्होंने बुलाई है और बैठक के बाद कांग्रेस छोड़ने का ऐलान
वो कर सकते हैं। पार्टी की अंदरूनी कलह से परेशान है इमरान। और फिलहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद पश्चिमी यूपी में पार्टी के गद्दार नेता के रूप में पहचान है, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि कांग्रेस को इमरान मसूद अलविदा कह सकते हैं। 10 जनवरी को उन्होंने बैठक बुलाई है और बैठक के बाद कांग्रेस छोड़ने का ऐलान हो सकता है। जानकारी यह मिल रही है कि पार्टी की अंदरूनी कलह से परेशान है इमरान। और अमेठी में सपा नेता के प्रचार गाड़ी में सीएम योगी का गाना बजने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। दरअसल सपा नेता अशोक सिंह का कहना है कि दबंगों ने जबरन ये गाना बजवा दिया। ठीक यही घटना हुई थी औरैया में भी, वहां भी यही कहा गया था। और देखिए ये तस्वीर आपके सामने। और हरिद्वार में हुई धर्म संसद का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि आज बरेली में हुई मुस्लिम धर्म संसद में मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयानों ने सियासत गरमा दी। इस दौरान मौलाना ने भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने सीधे सीधे सत्ता को चुनौती दी। मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर और अयोध्या का दौरा किया, जहां पर उन्होंने छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन की सौगात दी। सीएम योगी अयोध्या और गोरखपुर दौरे की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर गोरखपुर से आई है, जहां पर सीएम योगी ने 68 करोड़ रुपए की 20 विकास परियोजनाओं का सौगात दी। सीएम योगी ने गोरखपुर में महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही गोरखपुर में सीएम योगी ने छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन भी बांटे। वहीं दूसरी तस्वीर अयोध्या से सामने आई, जहां पर सीएम योगी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। साथ ही छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन भी बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और भारत ज्ञान का भंडार है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रज क्षेत्र को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी, जिसमें 336 किलोमीटर लंबे 10 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का काम है। गडकरी ने वर्चुअली इसका शुभारंभ किया। इस दौरान मथुरा सांसद हेमा मालिनी सहित भाजपा के कई नेता और विधायक मौजूद रहे। वहीं सीएम योगी ने गोरखपुर का दौरा कर वहां दिए गए सौगात के बारे में बताया। तो अयोध्या दौरे पर कहा कि ये नगर तेजी से विकास कर रहा है और अब वो भी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जो पहले नाम तक लेना नहीं चाहते। आज यहाँ पर 1000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के साथ ही ढेर सारी परियोजनाओं का लगभग 51 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। अयोध्या विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपोत्सव ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य का शुभारंभ किया था, तो वह 500 वर्षों के उस इंतजार को दूर कर दिया, जिसके लिए अनेक पूर्वजों को अपने को बलिदान करना पड़ा। ये वही अयोध्या है जहां पर राम का नाम लेने पर लोग कार्रवाई करते थे, एफआईआर लॉन्च करते थे, और आज मैं देखता हूं हर जवान पर जय श्री राम है। वही अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी और फिर राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन पूजन किए। ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिसमें सीएम योगी पूजन और आरती कर रहे हैं। पहली तस्वीर हनुमानगढ़ी की है, दूसरी तस्वीर रामलला के दरबार की।
और खबर गोंडा से, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गोंडा दौरे के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की मूर्ति का अनावरण कर माल्यार्पण किया और पंडित सिंह के परिजनों से मुलाकात की। जैसे अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे तो स्वर्गीय मंत्री विनोद कुमार सिंह के भतीजे सूरज सिंह ने मंच पर ही वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह इलाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत मदद की और मेरा परिवार हमेशा से उनकी पार्टी से जुड़ा रहा, तन मन धन से आगे भी जुड़ा रहेगा।